हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। एंड आई होप आप सबका दिवाली ब्रेक ओवर हो गया होगा, है ना। दिवाली आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से मनाई होगी। तो चलिए आज हमारा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई को। और आई होप आप सब ने बहुत मज़े करे होंगे। तो भैया अब वो मज़े का टाइम ओवर, दोबारा से अपनी स्टडीज़ पे आ जाओ, उसको फोकस करना स्टार्ट कर दो। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिवीजन अब कैसे करनी है। वन शॉट सीरीज़ अब आपकी रेगुलर आ जाएगी, ठीक है। हर एक चैप्टर के वन शॉट मैं लेके आ रहा हूँ। तो इसमें देखो, रिवाइज करो, जिसने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना भैया। उसमें मैंने डिटेल बताया हुआ है अब आपको कैसे स्टडीज़ करनी है। तो चलो इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाएगा। चलो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की विच कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी ही है। और एनर्जी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चार्ज भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होता है, मैटर की ही एक प्रॉपर्टी होती है। मैटर की ये ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैटर पे ज़रूरी नहीं है चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैटर बिना चार्ज के भी बहुत से मैटर हैं। आपने जो पेन पकड़ा हुआ है, ठीक है, कॉपी है आपके हाथ में, जिस चेयर पे आप बैठे हो उसमें चार्ज नहीं है, क्या पता, ठीक है। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। तो चार्ज क्या होता है, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई भी मैटर या तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट महसूस कर सकता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस कर सकता है। क्लियर है बेटा। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण या तो वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स महसूस करेगा, फील कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है, या फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस कर सकता है। तो मैटर की तो एक प्रॉपर्टी मास भी होती है ना। तो मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, ये सब आपके पास लिखा हुआ है। तो मास भी हमारे मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है। लेकिन मास ना, ये लगा लो मैंडेटरी है। कोई भी मैटर बिना मास के नहीं होगा। बिना चार्ज के हो सकता है, बिना मास का नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कोई मैटर है और उसका कोई मास नहीं है और उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। चार्ज हो या ना हो, मास तो ज़रूर होगा ही होगा, ओके। तो मास भी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, बट कैसी, ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। मास क्या करता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन्स, जैसे भैया आप कुछ भी किराना शॉप से कुछ खरीदते हो या मार्केट से कुछ भी आप खरीदते हो, उसका कुछ ना कुछ वेट आप मेजर करते हो। वो जो वेट होता है ना, वो क्या बताता है आपको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नॉर्मली हम उसको वेट कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसको वेट कहना सही नहीं होता। आपने 2 किलो चीज़ खरीदी है, कोई 5 किलो, वो जो 5 किलो है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो क्या होता है, एक्चुअली मास होता है। हम उसको वेट बोल देते हैं बट वो होता मास है। और चार्ज में क्या होगा, मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू चार्ज। चार्ज के कारण तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस करता है। मास के कारण क्या होता है, मास के कारण ना आप ग्रेविटी फील करते हो बेटा, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों है, वो मास के कारण ही है। किसी भी बॉडी का अगर मास होगा तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी ही करेगी। क्लियर। तो मास समझ आया, चार्ज समझ आया, और भी चीज़ें हैं। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास बिना चार्ज के तो रह सकता है। अभी बताया है कि मैटर के ऊपर मास हो सकता है, ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर चार्ज हो। बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज नहीं एग्जिस्ट कर सकता बिना मास के। भैया ऐसा थोड़ी होगा कि मास नहीं है और चार्ज हो जाएगा, है ना बच्चे। तो मास तो होगा ही होगा, और मास के साथ उस पर क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। मास चेंजेस एट रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, मीन्स जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हो विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड के आसपास अगर आप चल रहे हो तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। इसी स्पीड पे ना मास चेंज हो जाता है, बढ़ेगा। जनरली हम कहते हैं मास कभी भी चेंज नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता, मास चेंज हो सकता है, बट कब होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर आप चल रहे हो, लाइक स्पीड ऑफ लाइट, ओके। बट चार्ज क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, चाहे आप स्पीड ऑफ लाइट से भी आप ट्रैवल करो,
आपका चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, चार्ज सेम रहेगा। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होती आ रही हैं। डिटेल में हमने और लेक्चर्स में भी किया हुआ है। तो और दूसरी बात, जितना भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सब आपको क्लीन करके मैं दे दूँगा ताकि आपकी पीडीएफ, ठीक है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे। आप यहीं से अपना सारा कुछ रिवाइज कर सको। ओके, तो चार्ज भी समझ लिया हमने। चार्ज मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, ऑप्शनल प्रॉपर्टी होती है। हो भी सकता है मैटर के ऊपर और नहीं भी हो सकता। अगर मैटर के ऊपर चार्ज होता है तो ये कहाँ पे होता है ना? वेयर डज द चार्ज इज़ प्रेजेंट? भैया चार्ज की हमने बात की, चार्ज होता कहाँ पे है सर? चार्ज होता है बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं सर? सर एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन पे मैंने नेगेटिव लगाया, प्रोटॉन पे मैंने पॉजिटिव लगाया, न्यूट्रॉन पे मैंने कुछ नहीं लगाया, है ना? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ये तीनों के तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि बेटा एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चार्ज किस पे होता है? चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे कि आप डायग्राम में अगर देख रहे हो, डायग्राम में देखना, ये अंदर रेड के ऊपर क्या लगा हुआ है? पॉजिटिव। ब्लू के ऊपर क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। और यहाँ पे ये पर्पल से है, इन पे क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं लगा हुआ। ये क्या है? न्यूट्रॉन है। ये आपके क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये वाले जो हैं ये न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर है? तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज कहाँ पे होता है? क्योंकि देखो हर एक मैटर, अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल कहाँ से आ गए, तो देखो मैटर जो है वो भी तो किसी ना किसी एटम से ही बना हुआ है ना? मैटर के अंदर भी तो क्या होते हैं? एटम होते हैं। और एटम के अंदर ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम ऐसे ही तो होता है। ये ऊपर एटम की तो है, अंदर क्या है? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। क्लियर हुआ? तो ये एटम का ही तो मॉडल लिखा हुआ है। ये आपका एक एटम ही शो किया हुआ है जिसके अंदर आपको एलिमेंट्री पार्टिकल दिखाए हुए हैं। अब चार्ज कितने तरह का होता है? दो तरह का ही तो होता है सर, देख तो लिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज कितने तरह का हो गया? दो तरह का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। खत्म। अब चार्ज बॉडी पे आता कैसे है ना? चार्ज कहाँ से लेके आई? कोई बॉडी कहाँ से चार्ज ले लेती है? चार्ज अपीयर्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो थ्योरी समझना, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। किसके ऊपर चार्ज होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल के। एलिमेंट्री पार्टिकल कितने तरीके हो गए? तीन तरीके के हो गए सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज इन दोनों पे ही है। चार्ज आएगा कैसे? जब ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होंगे। सर पॉजिटिव के कारण नहीं आता, मतलब प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो जाए, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते बेटा। ठीक है, प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर होते क्योंकि प्रोटॉन ना न्यूक्लियस में बैठे होते हैं और न्यूक्लियस से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिट्स में होते हैं। ऑर्बिट में वो बाहर निकल सकते हैं, आ भी सकते हैं। समझ गए? तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है। एलिमेंट्री पार्टिकल तीन तरह के होते हैं, लेकिन चार्ज दो पे ही होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। लेकिन किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण आता है, ना कि प्रोटॉन के ट्रांसफ़र के कारण। तो इसका मतलब सर पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं चल सकता? चल सकता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज भी चलता है, वो आयंस की फॉर्म में चलता है। ठीक है, वो केमिस्ट्री में चलेगा, फिजिक्स में आपका नहीं है ऐसा कुछ। तो अब बॉडी पे दो तरीका का चार्ज होता था। चार्ज तो क्या होता था? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही दोनों तरह के चार्ज आते हैं। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण ही दोनों तरह के चार्ज आते हैं। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर मतलब इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल तीन तरीके के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे। चार्ज किसी बॉडी पे आता किसके कारण है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। सर दोनों तरीके का चार्ज आ जाता है ट्रांसफर के कारण? हाँ जी, दोनों तरीके का चार्ज आ जाता है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन आप ले लेते हो तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आप दे देते हो तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं बड़ा फेमस चीज़, न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। ठीक है, अब ये स्लाइड ऐसी कैसी है भैया, ये स्लाइड ना मैंने अपनी क्लास में से ही ली हुई है, जो हमने डिटेल लेक्चर किए हुए हैं उसी में से। अब कई बच्चे होते हैं कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है ना। एक स्टेटमेंट बड़ी ये चलती है, न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज नहीं होता, और ये स्टेटमेंट ना सबसे गलत स्टेटमेंट है कि न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज होता है। कोई भी आपकी बॉडी हो, ठीक है, ये हमने बॉडी बनाई हुई है, इसमें बॉडी कोई भी हो मैटर से बनी होगी, और मैटर के ऊपर, मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है, और एटम पे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही हैं। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखो न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज जीरो होता है। नेट चार्ज का मतलब टोटल चार्ज उस पर कुछ नहीं होगा, चार्ज होता है। क्यों होता है सर, चार्ज कहाँ से आ गया न्यूट्रल बॉडी पे? अरे बेटा न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी है, कोई भी बॉडी में एटम तो होंगे, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आप कैसे कह रहे हो कि न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज नहीं है? न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज है, बट उसके ऊपर फिर हमें सर महसूस क्यों नहीं होता? सर टोटल चार्ज जीरो हो गया। नेट चार्ज का मतलब क्या है? टोटल चार्ज। अब देखो अगर ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। अब ये फिर न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। एटम भी तो न्यूट्रल है भैया, एटम भी तो खुद न्यूट्रल है। ठीक है, तो चार्ज देखो, 3 इलेक्ट्रॉन, अब इस पूरी बॉडी पे कितना चार्ज है? 3 तो सर इलेक्ट्रॉन के कारण है, और 3 प्रोटॉन के कारण चार्ज है। तो टोटल चार्ज इस पर कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया और 3 प्रोटॉन का चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों की वैल्यू तो सेम होती है। तो देखो हमने कैलकुलेशन की यहाँ पे, 3 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 और 3 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये तो कैंसिल होके ओवरऑल क्या आ गया? जीरो आ गया। ओवरऑल चार्ज क्या आ गया? जीरो आ गया। तो न्यूट्रल बॉडी पे टोटल चार्ज जीरो होता है। न्यूट्रल बॉडी पे ऐसा नहीं होता कि चार्ज ही नहीं है, चार्ज है, बस वो टोटल जीरो हो गया, क्योंकि जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। दोनों ने एक दूसरे के चार्ज को क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर? तो चलो समझ गए होगे ये भी। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं चार्ज की क्या होती है। चार्ज बेटा आपका एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब जितना मर्जी चार्ज ले आओ, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबको ऐड कर देना। अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव, तो नेगेटिव है नेगेटिव। ठीक है, मान लो +2 कूलम, +3 कूलम, -4 कूलम, ये चार्ज है किसी बॉडी पे। तो इस पर टोटल कितना हो गया? इसका आप टोटल करोगे, +2 +3 -4, तो कितने कूलम आ गया? 1 कूलम का चार्ज आ गया। ठीक है, तो चार्ज को आप सिंपली ऐड कर सकते हो। अभी तक आपने जितना मैथ पढ़ते आए हो ना बचपन से, वो सब कुछ आपका ऐसे ही चलेगा। तो इसको ऐड करने का कोई और मेथड नहीं होता, एल्जेब्रिक सम कर दो तो वही होता है। इसीलिए हम कहते हैं चार्ज एडिटिव होता है। और इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चार्ज क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? सर क्लास 9th में ना 2 क्वांटिटीज़ पढ़ाई गई थी, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस अभी यहाँ पे क्या याद रखना है कि चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है बेटा जो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जो अकेला पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, जो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। या आप सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो अब तक पढ़ते आए हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप बना सकते हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? मास और चार्ज का जहाँ पे हमने डिफरेंस पढ़ा था, वहाँ पे हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि ये देखो, चार्ज रिमेन सेम एट रिलेटिव स्पीड। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होने का मतलब क्या है कि आप जितनी मर्जी स्पीड से जाओ, ठीक है ना, आप जितनी मर्जी स्पीड से जाओ, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चाहे आप लाइट की स्पीड से चले जाओ तब भी आपका चार्ज सेम ही रहेगा। इस चीज़ को हम कहते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन भी आते हैं।
क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि छोटे से छोटा चार्ज आपको कितना मिल सकता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इंडिपेंडेंटली आपको कितना मिल सकता है, ओके, उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब छोटे से छोटा जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो आपका सबसे छोटे से छोटा चार्ज है। क्लियर है? तो अब यहीं से ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया भैया, इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, दो हुए तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, तीन हुए तो तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन हुए तो चार इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। ऐसे करते करते एन इलेक्ट्रॉन हुए, हमें नहीं पता कितने हैं, एन इलेक्ट्रॉन हुए तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना आ गया, एन ही है ना। एक था तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन थे तो दो का चार्ज, तीन थे तो तीन का, हमें नहीं पता कितने हैं, बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और बहुत सारों को क्या बोल देते हैं, एन, है ना। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर है। तो ये मतलब होता है क्वांटाइजेशन का। अगर दूसरी तरीके से आप समझना चाहते हो तो आप समझो कि मार्केट से आप छोटी से छोटी चीज़ कितनी ला सकते हो। सपोज करो आप एप्पल खरीदने गए तो एप्पल कम से कम एप्पल कितना ले सकते हो आप, एक, है ना, कितना ले सकते हो भैया, एक ही तो लोगे, या आधा एप्पल मांग लोगे, अंकल आधा एप्पल दे दो आज, वो भी नहीं देगा, है ना भाई। तो सबसे छोटा जो चार्ज आप ले सकते हो किसी दुकान से वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का। मीन्स अगर आप दुकानदार पे जाते हो चार्ज खरीदने के लिए तो आप ये बोल सकते हो कि भैया हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, दो इलेक्ट्रॉन का दे दो, तीन का दे दो, साढ़े तीन का दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तो साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं मिलेगा ना, साढ़े तीन इलेक्ट्रॉन तो वो आधा इलेक्ट्रॉन कैसे काट के देंगे अंकल आपको। तो बेटा ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो देखो, चलो भाई अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सिंपली बोलें तो चार्ज अगर चल रहा है तो उसके चलने के कारण क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। मतलब सर चलना मतलब क्या भैया, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है, आप ना इसको यहीं पे छोड़ के गए और ये यहीं पे का यहीं पे बैठा हुआ है, तो इसके कारण करंट होगा, नहीं होगा। ये क्या है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, ये मूव नहीं कर रहा, तो इसके कारण करंट नहीं बनेगा, इसके कारण कोई करंट नहीं। अगर ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दें, अब जैसे ये कंडक्टर है कोई, इसमें ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दें ऐसे, तो इसमें क्या बनेगा, अब करंट बनेगा, ठीक है, इसमें क्या बनेगा, अब करंट बनेगा। कितना बनेगा वो हम आगे देख लेते हैं। करंट कितना बनता है भैया, जितना आपका चार्ज चला और कितने टाइम में वो चार्ज चला, ठीक है। अगर यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन गए एक सेकंड के अंदर, तीन इलेक्ट्रॉन का चार्ज चला कितने में, एक सेकंड में, तो इतना करंट बन जाएगा आपका। क्लियर है? ठीक है। अब सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही क्यों दिखाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो चलते हैं ना बेटा, बॉडी के अंदर तीन एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है तो उसका तो कोई रोल नहीं। प्रोटॉन चल नहीं सकता क्योंकि वो भी न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, तो चलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो इसीलिए चार्ज दिखाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वही चलते हैं। तो करंट समझ आ गया, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन चले कितने टाइम के अंदर, वो क्या होता है आपका करंट होता है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, अब देखो एसआई यूनिट कैसे निकालते हो आप, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप एसआई यूनिट निकाल सकते हो। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इसकी करंट की यूनिट क्या आ गई, करंट की यूनिट आप ये भी लिख सकते हो बेटा, कूलम पर सेकंड। और इसी कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। इसी कूलम पर सेकंड को क्या बोला जाता है, एम्पियर बोला जाता है। तो अगर हमें डिफाइन करना है कि एक एम्पियर क्या होता है, जो आपकी बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, रिपीट होती ही हैं हर बार एक नंबर में, एक एम्पियर को डिफाइन कर दो। तो भैया अगर एक कूलम का चार्ज किसी एक क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में पास कर जाता है तो जो करंट बनेगा वो कितने एम्पियर का बनेगा, एक एम्पियर का करंट बनेगा। ठीक है, कितने एम्पियर का करंट बनेगा, एक एम्पियर का। तो यही लिखा हुआ है, वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। तो भैया एक कूलम का चार्ज अगर एक सेकंड में किसी कंडक्टर से पास कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर।
तो ऐसा यूनिट क्या होगी करंट की, एम्पियर होगी। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऑल्दो याद रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फिर भी हम इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, फिर भी इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने ऐसा पढ़ा होगा ना कि सब वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हीं के पास डायरेक्शन होती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होती है, ज़रूर होती है, लेकिन खाली सिर्फ डायरेक्शन के कारण ही किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोल दें, ऐसा नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इसके पास क्या है, डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये हमेशा कहाँ से कहाँ चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से कहाँ चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे ये आपका कोई सेल बना हुआ है, सेल पे आपने, ठीक है, रिमोट का सेल निकाल के देख लेना, उसके एंड्स पे ना ये लिखा होता है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, कौन सा एंड पॉजिटिव है, कौन सा एंड नेगेटिव है, ये लिखा होता है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बताना है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में आप कैसे बताओगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव की साइड भागेगा, है ना। तो देखो, करंट अगर देखोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन देखोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन चलता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऑपोजिट। करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो भैया अभी हमने बात की कि करंट चलेगा, कि इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। अरे भैया क्यों चलेंगे, है ना, ऐसी क्या चीज़ है जो उनको चला रही है, क्यों वो चलेंगे। तो उसका रीज़न क्या होता है, जब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लो अगर ये एक वायर है, ठीक है, इसके ये दो पॉइंट्स हो गए, ये दो एंड्स हो गए यहाँ पे, अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे। भैया क्यों चलेंगे, है ना। आप अपने एक टेबल ले लो, बिल्कुल फ्लैट टेबल ले लो, उस पर पानी डाल दो। क्या पानी, अब वो जब आप थोड़ा सा पानी डाल दोगे उसमें से, जब वो स्टेबल हो जाएगा, वो अपने आप कहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। अब आप क्या काम करो, एक साइड से टेबल को उठा दो, एक साइड से आप टेबल को उठाओ, तो क्या होगा, जिस साइड से आपने उठाया है वो साइड ज़्यादा हाइट पे हो गई, तो उधर से पानी कम हाइट वाली साइड पे आपका जाएगा, है ना। तो जब आपका हाइट का डिफरेंस हुआ तभी तो पानी फ्लो करना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा ही होता है। अब करंट चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, तो वो क्यों चलेंगे, तो भैया कुछ चीज़ का डिफरेंस होगा तभी तो चलेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में अगर करंट चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा होगा, जब ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे पानी आपका हाइट के डिफरेंस के कारण फ्लो हुआ, ज़्यादा हाइट से कम हाइट वाली साइड पे आपका पानी फ्लो करने लगा, वैसे ही करंट किधर चलता है, करंट के चलने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। जैसे पानी को चलने के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए, है ना, ज़्यादा हाइट से कम हाइट पे चला, तो करंट चलने के लिए हमें पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। और पोटेंशियल भी कैसा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल और भी बहुत तरीके के होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर ए और बी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तभी करंट चलेगा। मान लो अगर मैं बोल देता हूँ ए और बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो है, तो करंट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। करंट नहीं चलेगा, इनके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर। तो ये चीज़ होती है भैया। अब पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच अ करंट इज फ्लोइंग इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक इस करंट, इस इलेक्ट्रॉन को लेके जाने में जितना आपको वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, कितने चार्ज को कितना वर्क लगा, ठीक है, कितने चार्ज को लेके जाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
अब पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से है, आप कहाँ से लेके आओगे पोटेंशियल डिफरेंस? तो उसी के लिए हम क्या लगाते हैं, बैटरी। उसी के लिए हम क्या लगाते हैं, बैटरी लगाई जाती है। कई बच्चे होते हैं उनको लगता है कि बैटरी लगा दो तो करंट चल पड़ता है। बैटरी का काम क्या होता है कि बैटरी करंट देती है। बैटरी सॉरी, बैटरी करंट नहीं देती बेटा। बैटरी का काम करंट प्रोवाइड कराना नहीं है, बैटरी का काम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट अपने आप चलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है भैया, वर्क अपॉन चार्ज होता है। वर्क की यूनिट जूल और चार्ज की यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम। और इसी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट या जूल पर कूलम। अब ये मत कहना कि जूल पर कूलम ऐसा यूनिट नहीं है, नहीं, ऐसा ही यूनिट ही है। ठीक है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल होती है, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। तो ये भी एक एसआई यूनिट ही है। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह क्या होते हैं भैया, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स लग सकते हैं, वायर्स लग सकती है, बैटरीज लग सकती हैं, है ना, स्विचेस लग सकती हैं। उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट्स कितने सारे हैं, है ना, फ़ैन का है, एसी का है, बल्ब का है, टीवी है, फ्रिज है। ये सब के सभी क्या हैं, एक अरेंज्ड पैटर्न में लगे हुए हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, दो चीज़ें इसमें बता देता हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड, पहली बात तो भैया क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोज का मतलब, और दो, एक यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। क्लोज का मतलब होता है बंद, मतलब अगर ये वायर कहीं पे अगर नहीं जुड़ी हुई, कहीं पे कनेक्ट नहीं है, खाली वायर पड़ी हुई है, तो उसमें करंट नहीं चलेगा। ठीक है, एक क्लोज पाथ होना चाहिए। तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका जैसे एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, की बोल लो या उसको स्विच बोल लो। जैसे आपका स्विच है, आप फैन ऑन करते हो तो आप स्विच दबाते हो, है ना। अब वो स्विच दबाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, व्हेन की इज क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट कहते हैं। और तब क्या करता है, करंट चलता है। बेटा जब आप फैन ऑन करने के लिए स्विच दबा रहे हो ना, वो स्विच दबा के आप सर्किट को क्लोज कर रहे हो, वो स्विच दबा के आप सर्किट को क्लोज कर रहे हो। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग सकता है कि सर फैन ऑन करना है तो स्विच ऑन करते हैं हम। तो स्विच ऑन जो कहते हो ना, आप स्विच ऑन कर दो, स्विच ऑन हो, स्विच तो ऑन हो जाएगा, आपका लैंग्वेज तो वो यूज़ होगी कि स्विच ऑन हो गया है, लेकिन उससे सर्किट क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाता है। सर्किट क्लोज होने का मतलब सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मीन्स अगर यहाँ से वायर लगी हुई है बैटरी में, ठीक है, बैटरी वगैरह करंट वगैरह आ रहा है, ये स्विच है आपका, कोई बल्ब वगैरह कुछ है, यहाँ पे जब आप बटन दबाते हो ना, तो यहाँ पे वायर्स क्या हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं। वायर्स कनेक्ट होके ये वाली वायर और ये वाली वायर क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। तो अब सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। और सर्किट क्लोज होगा तभी आपका करंट चलेगा। अगर ये सर्किट अभी यहाँ पे आपने स्विच नहीं दबाया है, ऑन नहीं किया है, तो यहाँ पे ये सर्किट क्या है, खाली है, और खाली रास्ते पे करंट चलेगा नहीं, अभी बताया आपको। तो ये चीज़ होती है। तो स्विच ऑन करना, या जब ऑन करने को आप कहते हो तो सर्किट क्या होता है, क्लोज करते हो, सर्किट क्लोज करोगे करंट चलेगा। ओपन कर दोगे मतलब स्विच आप बंद करते हो, उससे क्या है, स्विच ऑफ करते हो, ऑफ करते ही वो क्या हो जाता है, आपका ओपन हो जाता है, यहाँ से वायर का कनेक्शन हट जाता है और करंट फ्लो करना बंद कर देता है, और आपका फ़ैन, टीवी जो भी है अपने, वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन हैं, हम कैसे दिखाते हैं, वायर्स को कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब आपको पता होंगी, और उनके बारे में एक एक लाइंस लिखी भी हुई हैं सबकी। ठीक है, दो डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे, एक एमीटर होता है और एक वोल्ट मीटर होता है। एमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, और ये हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना, और ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, कि अगर आप किसी कंडक्टर से करंट पास कराते हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, मीन्स
यहाँ पे क्या बात हो रही है, मान लो ये येलो कलर का एक कंडक्टर है और यहाँ से आप क्या कर रहे हो, करंट पास करा रहे हो, और ये कंडक्टर किसी आगे बैटरी से कनेक्टेड है। तो भैया इसमें सर्किट कंप्लीट हो गया, कंडक्टर है तो भैया इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होंगे और चलेंगे। तो यहाँ पे जितना करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। अरे जैसे आपने पानी वाला एग्जांपल लिया था, आप थोड़ी सी हाइट और बढ़ा दो तो पानी और ज़्यादा तेज फ्लो करेगा, है ना। आपने अगर हाइट इंक्रीज कर दी, हाइट का डिफरेंस ज़्यादा कर दिया, तो पानी क्या होगा, और ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने बढ़ा दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ से जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और जिसकी यूनिट होती है ओम। जिसकी यूनिट होती है ओम, सिंबल ये होता है, ठीक है। जैसे लिखा जाता है फॉर एग्जांपल आर इज इक्वल टू 2 ओम। रेजिस्टेंस क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर। तो इसी में अगर हम डायग्राम बनाएं, मतलब ग्राफ अगर बनाएं, और वो ग्राफ भी कौन सा, वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ का मतलब क्या है, वी जो है आपका जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका वाई एक्सिस पे है और करंट आपका एक्स एक्सिस पे है। अगर हम बनाते हैं तो इसकी जो लाइन आएगी, ये कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, क्योंकि ये इक्वेशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, और इस ग्राफ की जो स्लोप आप निकालोगे वो स्लोप क्या होगी आपकी, रेजिस्टेंस। वो स्लोप क्या होगा आपका, रेजिस्टेंस मिलेगा। मींस देखो यार, आपके पास सीधा न्यूमेरिकल अगर डायरेक्ट आ जाए और वोल्टेज की करंट की वैल्यू दे दे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ दे दिया, ठीक है ना, अगर आपके पास ग्राफ दे दिया तब आप रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो ग्राफ में अगर कभी भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो ग्राफ में रेजिस्टेंस निकालने के लिए उस ग्राफ की आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। जो उसकी स्लोप आएगी वही उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। जो स्लोप की वैल्यू आएगी वही क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि स्लोप से हमें क्या मिलती है, रेजिस्टेंस मिलता है। कैसे मिलता है सर, ऐसे कैसे, ये देख लो, डेरिवेशन अगर करनी आ जाए तो ये कर देना यार। ये डायग्राम बनाना, दो पॉइंट्स मार्क कर लो स्लोप पे। ये जो स्ट्रेट लाइन की आई थी ना इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन जो बनी थी, इस पर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लो और उससे दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। हमने एक्स पे डाल दिया, हमने वाई पे डाल दिया। एक और पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी डिटेल आप लेक्चर में भी जाके देख सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी 2 परपेंडिकुलर डाल दिए दोनों एक्सिस पे। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ठीक है। ये जो आपका छोटा सा ट्रायंगल बन गया ये वाला, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और निकाल लो। अब ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ से जैसे ही टेन थीटा निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो v अपॉन आई आएगा, और यहाँ से v इज इक्वल टू आई आर, जो क्या है आपका ओम स्लो। वहाँ से आपको पता है v अपॉन आई क्या होता है, r के बराबर होता है। तो यहाँ से जो v अपॉन आई की वैल्यू आई वो क्या आई, r। और हमने तो क्या निकाली थी, हमने तो स्लोप निकाली थी। तो स्लोप अगर आपको कभी भी निकालनी है, किसी भी ग्राफ की अगर आपको स्लोप निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेन थीटा निकाल दोगे। और टेन थीटा निकालना ट्रिग्नोमेट्री में सीखा ही हुआ है ना। टेन थीटा निकालना ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हुआ है। तो अब इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भैया। अब एक ही ग्राफ में आपको 2 लाइन्स दे दी, 2 लाइन्स दे दी, मतलब ये 2 कंडक्टर्स का क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। एक कंडक्टर को ये होगा जिसका रेजिस्टेंस R1, ये एक कंडक्टर ये है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। तो अब यहाँ से ग्राफ से आपको अगर ये चेक करना है R2 बड़ा है या R1 बड़ा है, तो आप कैसे चेक करोगे। तो भैया स्लोप, अभी सर आपने बताया जो स्लोप होती है वो क्या देती है, रेजिस्टेंस देती है। स्लोप क्या देगी, रेजिस्टेंस देगी। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा निकालते हैं, तो जिसका टेन थीटा ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, क्लियर। लेकिन एक बात, थीटा मेजर कहाँ से करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज मेजर फ्रॉम करंट एक्सिस। आई एक्सिस का मतलब करंट वाली एक्सिस से आपको एंगल मेजर करना है, क्योंकि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका टेन थीटा ज़्यादा होगा, और जिसका टेन थीटा ज़्यादा होगा उसकी स्लोप ज़्यादा होगी, और जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा।
तो यहाँ से फिगर से साफ साफ पता चल रहा है कि थीटा 1 जो है वो कम है, थीटा 2 ज़्यादा है। तो थीटा 2 ज़्यादा है तो टेन थीटा 2 ज़्यादा होगा, टेन थीटा 2 ज़्यादा होगा तो सेकंड वाले की स्लोप ज़्यादा होगी। इसका मतलब R2 क्या होगा, R1 से ज़्यादा होगा। क्लियर? तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि R2 क्या है, R1 से ज़्यादा है। उल्टा भी दे सकते हैं भैया, ठीक है। इस बार आपको IV ग्राफ दे दिया तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ग्राफ VI है या IV है। ओके, लेकिन आपको कंफ्यूज ना हो, कुछ भी दिक्कत ना आए, इसीलिए हमने लिख रखा है कि भैया आपको जो भी एंगल मेजर करना है वो कहाँ से करना है, करंट वाली एक्सिस से एंगल मेजर करो और उसी से निकालते जाओ। अब देखो बिल्कुल सेम पिछले वाला ग्राफ है, सिर्फ I और V को चेंज कर दिया है। इस बार हमने करंट को हमने Y एक्सिस पे कर दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने X एक्सिस पे कर दिया है। तो अब I से करंट एक्सिस है जब हम एंगल मेजर करेंगे तो थीटा 1 ज़्यादा आ रहा है, 1 R1 वाले का एंगल क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो बस R1 की स्लोप क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। R1 क्या है, ज़्यादा है। सीधा इतना सा देखते ही आंसर आ जाएगा आपका। अगर वैल्यू दे रखी होंगी वो तो देखो कैलकुलेट कर लेना आप, अगर पॉइंट्स दे रखे हुए। क्लियर? चलो अब क्या था आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में ये छोटा सा सेटअप होता है और ये सब आपको लिख के आना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका ये एक्सपेरिमेंट भी हुआ होगा लैब के अंदर। इसमें सिंपल है, आपका जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस वगैरह यूज़ होते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने देखा था कि ओम्स लॉ में जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो वहाँ से क्या आया था, एक रेजिस्टेंस आर आ गया था ना, ऐसे था। तो जब हमने ये हटाया तो आर आया। लेकिन कंडक्टर के अंदर अब हम कह रहे हैं कि हर एक वायर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, हर एक इक्विपमेंट का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो क्या वायर के अंदर ये रेजिस्टेंस कहीं से ला के डाला है क्या आपने, हैं? ऐसा भी होता है क्या? तो अब देखो समझो इसको भैया, कोई भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर एटम्स भी होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चल भी रहे होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो वो ना एक दूसरे से टकराते भी हैं, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से टकरा सकता है। तो उन्हीं कोलिजन्स के कारण करंट को चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है। करंट को चलने में दिक्कत होती है। तो आप देखो ये यहाँ से अगर हम इस करंट को चलाएं, अगर ये ऐसे करंट जा रहा था तो अब ये जो बीच में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, है ना, जो इलेक्ट्रॉन एक्सीडेंट कर रहा है एटम के साथ या और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, उसके कारण इस करंट को चलने में दिक्कत आएगी। अब भैया अगर एक खाली रोड है, ठीक है, आप उस पर बहुत तेज़ी से जा सकते हो। अब एक ऐसी रोड आ गई जिसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स ही हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से ठुक रहे हैं, तो क्या होएगा, आपको चलने में दिक्कत आएगी ना। तो बस वही काम हो रहा है यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से। अब वो एक्सीडेंट्स का नाम क्या है, कोलिजन हो रही है, तो उससे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही है, करंट को चलने में दिक्कत आ रही है। और उसी दिक्कत को, उन्हीं कोलिजन के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है करंट को चलने में, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ और नहीं है, ये कंडक्टर के अंदर ही उसकी प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की ही अपनी प्रॉपर्टी होती है। ये कहीं से ला के नहीं डाला किसी वायर में या किसी भी कंडक्टर में। बात समझ आई? तो ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट को अपोज कर रहा है, ये करंट को दिक्कत पैदा कर रहा है यहाँ पे चलने में, वो अपने अंदर की तो प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बोला था कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंडक्टर टू अदर पार्ट दे कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन एंड विद द एटम एंड द आयन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। Due to these collision, there are some obstructions or opposition to the flow of electrons through the conductor. तो बस यही बात थी कि भैया चलने में दिक्कत आएगी, तो उसी दिक्कत को हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस का नाम दिया है। समझ गए? अब रेजिस्टेंस की कहानी समझे। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे इफेक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस देखो भैया किन किन चीज़ों पे इफेक्ट करता है। पहली चीज़ होगी आपकी लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भैया अगर एक आपकी छोटी सड़क है, उस पर हो सकता है स्पीड ब्रेकर कम हो, लेकिन अगर सड़क की लेंथ बहुत ज़्यादा हुई आपकी कॉलोनी में तो उस पर स्पीड ब्रेकर भी ज़्यादा मिलेंगे तो आपको चलने में दिक्कत आएगी ना।
तो अगर सड़क ज़्यादा लंबी थी तो आपको स्पीड ब्रेकर ज़्यादा मिलेंगे और ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। उसी तरह से अगर वायर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एक वायर जो आपकी छोटी है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है भैया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है यार, अपने आप समझो ना इसको। देखो भैया, अगर एक चौड़ी सड़क है उस पर चलने में आसानी होगी या एक भीड़ी सड़क में चलने में आसानी होगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, एक चौड़ी वाली जो सड़क है उसमें चलने में आसानी होगी। तो बस वही तो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये इतनी चौड़ी है, ठीक है, इसका एरिया इतना ज़्यादा है, इसका एरिया कम है, तो और लेंथ दोनों की क्या है, सेम ले रखी है हमने। तो भैया जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो वायर 1 का रेजिस्टेंस कम है, वायर 2 के अंदर से करंट थोड़े दिक्कत से जाएगा, वायर 1 में से आसानी से चला जाएगा, चौड़ी सड़क है। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि भैया अगर एक लंबी है और एक पतली वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एक छोटी और एक मोटी वायर से। ठीक, तो लॉन्गर एंड थिन वायर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, शॉर्ट एंड थिक वायर हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ें आपके न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी कई बार ना मदद करती है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, आप चाहे उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम ले लो, आप चाहे उनकी लेंथ भी सेम ले लो, अगर वो अलग अलग मटेरियल के हैं, जैसे कोई आयरन का हो गया, कोई कॉपर का हो गया, तो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी के कारण उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे आयरन का ज़्यादा होता है कॉपर से। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भैया, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। सर ऐसा क्यों है, टेम्परेचर ज़्यादा है भैया? टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे देखो, आप ना पॉपकॉर्न बना रहे हो, ठीक है, घर में एक्टू आप लेके आए, एक्टू के आप पॉपकॉर्न बना रहे हो, तो आपने पैन में वो पैकेट तो खाली कर दिया, जब तक आपने क्या करा, नीचे से बर्नर ऑन नहीं किया, गैस ऑन नहीं की, तब तक वो जो कर्नल्स थे, ठीक है, कौन थे, वो शांति से पड़े हुए थे। जैसे ही आपने नीचे से बर्नर ऑन कर दिया तो क्या हुआ, वो पॉप आउट करने लगे ना, वो फुदकने लगे। वैसे ही जैसे ही उनको हीट एनर्जी लगी वो क्या लगे, फुदकने लगे, उनका टेम्परेचर बढ़ा। ऐसे ही यहाँ पे है, आपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा एनर्जी मिली, तो उन्होंने और ज़्यादा कोलिजन करने स्टार्ट कर दिए, और ज़्यादा कोलिजन्स उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। कोलिजन को ही तो हम क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो फाइनली इंचार्ज जो पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। क्लियर है। अब बात आ जाती है एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अभी हमने बात किया था ना नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या था, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड था। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या बोलो रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक वायर का रेजिस्टेंस होता है जिस वायर की लेंथ और एरिया आप क्या ले लो, 1:1 ले लो। क्लियर है। देखो रेजिस्टेंस क्या था, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जब इनको कंबाइन किया तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के क्या आता है, यहाँ पे एक सिंबल आता है जिसे हम बोलते हैं रो, जिसे हम क्या बोलते हैं, रो। इसी को क्या नाम है इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगर आप यहाँ पे लेंथ को कर दो 1 मीटर, एरिया को कर दो 1 मीटर स्क्वायर, तो भैया यहाँ पे इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है कि रेजिस्टिविटी उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होती है जिस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो समझ आई आपके बात। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट निकाल लो भैया। यूनिट तो आपको पता लगी गई है, यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, डराइव करके ये दिखाई हुई है। रेजिस्टिविटी को एक साइड ले जाओ, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कैंसल एक हुआ, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई, ओम मीटर। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, रेजिस्टिविटी क्या बताती है, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा हुई तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने बात की ना, रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1 मीटर लंबी वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, उसके रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा,
करंट कम होगा। करंट कम मतलब वो कैसा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस भी कम। रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट ज़्यादा पास करेगा। करंट ज़्यादा पास करेगा मीन्स वो एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है। तो जितने भी देखो ये कंडक्टर हैं उन सबकी रेजिस्टिविटी का ऑर्डर देखो आप 10⁻⁻8 में है, 10⁻⁻8 में है इन सब का। और जो इंसुलेटर हैं उनका देखो 10⁻14, 16, 17, इतना ऑर्डर है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो वो इंसुलेटर, रेजिस्टिविटी कम तो वो कंडक्टर, और अगर इनके बीच में हुई तो वो सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा फिर, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए कि इस फॉर्मूले से ना बच्चे निकालते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या आगे RA/L, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं, मटेरियल पे। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। यहाँ से आप देख भी सकते हो, सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की, टंगस्टन की, सबकी क्या है, अलग अलग है ना। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, और दूसरा आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये चीज़ें आपके टेम्परेचर वाला इफेक्ट ना अभी आपके सिलेबस में है नहीं। ओके, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। डिफरेंस क्या होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस क्या है, ओपोजिशन है, जबकि रेजिस्टिविटी क्या है, एक मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ, एरिया, नेचर और टेम्परेचर पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे। यूनिट दोनों की अलग अलग हैं और फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब ये जो रेजिस्टेंस हैं इनको दो तरीके से हम लगा सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में, या फिर तीसरा तरीका होता है सीरीज में भी लगा दो, पैरेलल में भी लगा दो। ठीक है, तो सीरीज सर्किट क्या होते हैं, सीरीज सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, जिसमें एक का एंड दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हुआ हो, तो ये होते हैं आपके सीरीज सर्किट। अदरवाइज मेरे डिटेल लेक्चर में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको कैसे किसी सर्किट में सीरीज़ का पता करना है, पैरेलल का पता करना है। पूरा एक लेक्चर डेडिकेटेड है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे एक लेक्चर पूरा का पूरा है, जिसमें 8-10 सर्किट डायग्राम बना के लेके आया था मैं, और वो सोल्व किए थे। वो लेक्चर अगर आपने सोल्व कर लिया उसके बाद आपको किसी भी सर्किट डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो, मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा लिंक भी लगा देंगे। ओके, आप ऊपर से भी देख लेना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, जब आपका रेजिस्टेंस, मेन बात क्या याद रखनी है यहाँ पे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। मीन्स यहाँ पे R1 अगर R2 ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में हैं तो यहाँ से अगर I करंट पास कर रहा है, R2 में से भी कितना करंट जाएगा, I ही जाएगा, सेम करंट होगा। जबकि यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 का है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V2 का होगा। हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग भी हो, वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है, डेरिवेशन है 3 नंबर में आती है कि सीरीज सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, पहली बात तो यही समझ लो यार कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है, देखो अगर ये आपके 3 रजिस्टर लगे हुए हैं जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना। अब आप कहते हो कि सर मेरे को 3 नहीं लगाने, कोई एक ही लगा दो इनकी जगह, और वो ऐसा काम करना चाहिए जैसे ये तीनों कर रहे हो। तो उस एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, उस एक रेजिस्टेंस को इन 3 रजिस्टर की जगह जब आप एक से रिप्लेस करोगे, उस एक को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन तीनों को हटा के जब आप इनकी जगह कोई एक रजिस्टर लगा दोगे, उस रजिस्टर को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसकी वैल्यू कैसे लगाओगे, मेन बात ये है ना। जैसे अगर मान लो ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये 6 ओम का है, तो आपने इन तीनों को हटा के कोई एक अगर लगाना है, क्या करना है, कोई एक लगाना है, तो सर अब आप कितने का लगाओगे, 2 का लगाओगे, 3 का, 4, 5, 6, कितनी वैल्यू होगी। और काम कैसा करना चाहिए, जितना ये तीनों काम मिलके कर रहे थे उतना ये अकेला कर दे, इतना काम करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, ये अब कैसे निकालें। तो ये खेल होता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का।
तो बात समझ आई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है कि आपको सर्किट में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस की जगह कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज़ में लगे हुए हैं। सर आपको कैसे पता सीरीज़ में है? भैया इनमें से करंट चलाओ, आप बैटरी से करंट चलाओ, अगर करंट कहीं पे डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, करंट अगर कहीं पे डिवाइड नहीं होगा मतलब वो सब में से सेम ही जा रहा है, कोई और रास्ता अगर उसको नहीं मिल रहा, एक ही रास्ते से जा रहा है, सेम जा रहा है सब में, तो वो क्या है, सीरीज़ है। वो क्या है, सीरीज़ है। इसके लिए आप डिटेल लेक्चर देख लेना, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी अगर किसी ने नहीं किया हुआ, किसी को नहीं आता ना, तो उसको वन शॉट में समझने में बिल्कुल दिक्कत होगी। एक चीज़ 2 घंटे में कवर करना और एक चीज़ को 15 मिनट में कवर करने में दिक्कत होती है, समझना इस चीज़ को तुम। तो यहाँ से ही आपके डेरिवेशन है भैया, ये V1 V2 V3, क्योंकि ये सीरीज़ में है, इन सब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, सब में करंट क्या जाएगा, सेम जाएगा। तो V1 की वैल्यू आप ओम्स लॉ से निकाल सकते हो IR1, V2 की वैल्यू IR2, V3 की वैल्यू IR3, है ना। तो टोटल कितना था, V वोल्ट था, तो सब में इनमें अगर बटी होगी तो वो सब में कितना होगा भैया, जो टोटल है वो इन तीनों के सम के बराबर ही होगा। टोटल हमारी V थी, इन तीनों में कितनी आई, एक में V1 आई, एक में V2 आई, एक में V3 आई, तो इन तीनों का सम कर दो, वो V के बराबर आएगा। और V टोटल कितना होगा, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या था, इसी को टोटल रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोल रहे थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर इन तीनों को हटा के अगर मुझे एक लगाना है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लिया हमने उसकी वैल्यू क्या होगी, RS, दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो V की वैल्यू क्या आ गई, IRS। अब यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करो V इज इक्वल टू V1 V2 V3 में IRS IR1 IR2 IR3, आई से आई कैंसिल, तो RS इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स अगर सीरीज़ में आपके कितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हों और आपको उनका इक्विवेलेंट निकालना है तो सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, बस सिंपल यही होता है। तो क्या है सीरीज़ में सबसे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा ना, जो सबसे बड़े वाला इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज़्यादा आएगा। मान लो जैसे यहाँ पे है 3 रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, एक 2 ओम, एक 4 ओम और एक 6 ओम, ठीक है। तो अगर इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज़ में वो 6 ओम से भी क्या आएगा, ज़्यादा बड़ा आएगा। इंडिविजुअल देखो, ठीक है, वो क्या है, सबसे बड़ा 6 है ना, उससे भी बड़ा आता है। तो इसका मतलब क्या है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ के अंदर वो बढ़ जाता है, सीरीज़ के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस की या पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया, अगर आपके रेजिस्टेंस किसी एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, ठीक है, एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो। अब ये 2 रेजिस्टेंस है R1 R2, ये एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है यहाँ पे, जैसे ये पॉइंट हमने बोल दिया A और ये पॉइंट हमने बोल दिया B, ये इस पॉइंट पे क्या है, कनेक्टेड हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ से अब देखो, मैंने आपको सिंपली बताया कि भैया अब आपका बेस्ट तरीका क्या होता है, आप बैटरी से करंट चलाना स्टार्ट करो, और करंट अगर कहीं पे डिवाइड हो गया, जिन भी वायर्स में करंट डिवाइड होगा वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो मान लो यहाँ से करंट आया I, जिसकी वैल्यू क्या थी, 5 एम्पियर, जिसकी वैल्यू हमने क्या ली, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का आया, मेरे को नहीं पता, आप जो भी वैल्यू पुट कर लेना। यहाँ तक वो सीधे जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट तक वो क्या जा रहा है, सीधे जा रहा है यहाँ पे, उसके पास एक ही रास्ता है चलने के लिए। अब यहाँ पे जैसे वो पहुँचा, इस A पॉइंट पे जैसे ही वो पहुँचा, अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ऊपर से जाए या वो नीचे से जाए या वो दोनों से जाए। अब भैया कहीं पे भी सर्किट टूटा नहीं हुआ, अगर मान लो यहाँ से वायर टूटी होती ना, एक जगह से वायर टूटी होती, तो ये सारा का सारा रेजिस्टेंस एक ही साइड से चला जाता। अब वायर भी दोनों जगह कनेक्टेड है तो करंट दोनों जगह से ही जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गया, एक में I1 करंट चला गया, एक में I2 करंट चला गया, मतलब जो 5 था एक साइड 3 एम्पियर चला गया, एक साइड 2 एम्पियर चला गया। ओके, अब किधर 3 जाएगा किधर 2 जाएगा वो डिपेंड करता है आपके रजिस्टर की वैल्यू पे। जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है, जहाँ पे भैया कम दिक्कत होगी वहीं पे तो ज़्यादा जाने जाएंगे ना, है ना। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाता है। मीन्स अगर हम यहाँ पे I1 की वैल्यू 3 ले रहे हैं तो R1 ऑब्वियसली कम होगा, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, और मान के क्या चलना है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे देखो आप, मेनली ये आपका करंट यहाँ पे डिवाइड हो गया, किस किस वायर में डिवाइड हुआ है, जिस वायर में डिवाइड हुआ है वो वायर आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
मतलब अगर ये वायर 1 थी और ये वायर 2 थी, तो वायर 1 और 2 में आई करंट जो आ रहा था वो वायर 1 और 2 में डिवाइड हुआ ना, I1 और I2 में। तो ये वायर आपस में क्या है, पैरेलल है। ये वायर क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ऐसे चेक किया जाता है कोई सीरीज़ है या कोई पैरेलल है, ठीक। और इसकी भी डेरिवेशन आपके सामने लिखी हुई है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, R1 R2 आपके लगे हुए हैं। अब पैरेलल में क्या होता है, करंट तो डिवाइड हो गया आपका, एक I1 चला गया, एक I2 चला गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों में सेम रहता है। अगर ये 10 वोल्ट का था, यहाँ पे बैटरी आपकी 10 वोल्ट की थी, तो R1 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, R2 के अक्रॉस भी क्या होगा, 10 वोल्ट ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी डेरिवेशन थी। तो यहाँ पे देखो टोटल करंट कितना आ रहा है, हमने पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या लिया था, 5 एम्पियर का लिया था। एक साइड 3 चला गया, एक साइड 2 चला गया, तो 5 3 और 2 में बटाना, तो आई कितना होगा, I1 और I2 के बराबर होगा। और आई की वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, ओम्स लॉ से निकाल सकते हो, V/R1 V/R2। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया, RP जो था वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। तो उस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो कि I = I1 + I2। वहाँ पे सारी वैल्यूज पुट की, तो यहाँ से क्या आया, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। मीन्स अगर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं तो इस मेथड से, ठीक है, 1/RP = 1/R2 1/R3, सबको ऐसे आप जोड़ते चले जाओगे। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कौन देगा, आरपी की वैल्यू निकालनी है। कई बार बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि वो 1/RP की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। मान लो सपोज करो 4 ओम आ गई, तो इसी को वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेते हैं। नहीं बेटा, ये वैल्यू नहीं थी, आपको आरपी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 1/5 आती है यहाँ से आपकी वैल्यू। क्लियर। तो ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है जो आपके काम आएगी। फीचर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मीन्स इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। मान लो अगर ये आपके 3 थे, जैसे 2 ओम 4 ओम और 6 ओम का, और ये पैरेलल में है, और ये क्या है पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो बेटा आपका 2 ओम से भी छोटा आएगा। पैरेलल में क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अगर आपको कहीं जगह पे कुछ ऐसा सर्किट बनाना है जहाँ पे आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए, तो वहाँ पे आप रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज़ में या पैरेलल में, ऑब्वियसली पैरेलल में, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं, आपके सिलेबस में हीटिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट कहता क्या है, हीटिंग इफेक्ट कहता है कि भैया आपने कुछ चीज़ें देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके रूम में कोई बल्ब लगा हो, पुराने टाइम के अगर सोडियम बल्ब्स आते थे, सोडियम लैंप्स आते थे, अगर आपने वो देखे हों, तो जब आप उनको जला दोगे, ऑन कर दोगे, थोड़ी देर के बाद ना वो गर्म हो जाते थे। या आपने हीटिंग रोड्स देखी होंगी, या आपने ऐसे हीटर्स देखे होंगे। ये चीज़ें तो अब आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो निकाल लेना, सर्दियों का मौसम आ ही है। तो जब करंट चलता है तो कोई इक्विपमेंट क्या हो जाता है, कभी यार गर्म हो जाता है। तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब हुआ क्या, गर्म कैसे हो गई भैया वो चीज़, है ना। तो गर्म कैसे हुई भैया, एनर्जी कन्वर्ट हो गई। आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी को हमने जब पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी क्या कैसे डिफाइन की थी, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो भी क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। हीट एनर्जी में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो वहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपको हीट प्रोड्यूस होगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। कि करंट के कारण क्या हुई है, आपको हीट मिल रही है। अब कोई कंडक्टर है, उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो उसमें से कितना करंट पास कर रहा है, दूसरी चीज़ उसका रेजिस्टेंस कितना है, और कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है, कितने टाइम के लिए वो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहीं से आता है आपका जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो करंट के स्क्वायर, उसका रेजिस्टेंस, और कितने टाइम के लिए क्या वो करंट फ्लो कराया गया है। वहीं से ये फॉर्मूला आया H = I²RT, और इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ बेटा, हर एक इक्विपमेंट में हमें हीटिंग इफेक्ट डिज़ायरेबल नहीं है, ठीक है। हर एक इक्विपमेंट में हमें हीटिंग इफेक्ट नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे अप्लाइंसेस हैं जहाँ पे हमें हीट ओवरऑल बिल्कुल चाहिए ही नहीं होती, हीट आ गई तो वो अप्लाइंस ही ख़राब हो जाएगा। क्लियर। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि कहाँ कहाँ पे हमें हीटिंग अनडिज़ायरेबल है।
हीटिंग से दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब सर्दियों के मौसम में आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए जहाँ पे आपको हीटिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम लगाते भी हैं। तो ये आपका प्रूफ भी है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, वर्क डन ही एनर्जी का एक फॉर्म होता है, कन्वर्ट कर सकते हो। वर्क डन ही आपका हीट एनर्जी की फॉर्म में आता है। Q इंटू वी, क्यू की वैल्यू पुट कर दो आई टी, वी की वैल्यू पुट कर दो आई आर। तो यहाँ से W क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी। और वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हुआ है, आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। वर्क डन ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। अब किसी बच्चे को अगर ये नहीं समझ आ रही तो कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा भी ना हो, क्योंकि ये चीज़ आती है थर्मोडायनेमिक्स में। ये चीज़ होती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स में, और थर्मोडायनेमिक्स अभी आपकी आई भी नहीं है। ओके, जो बच्चे क्लास 11th में जाएंगे और साइंस ऑप्ट करते हैं तो उनके पास थर्मोडायनेमिक्स आएगी, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे कि वर्क डन कैसे हीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है भैया, प्रेस आप करते हो डेली उसमें, तो वहाँ पे क्या चाहिए, प्रेस तो गर्म करनी है ना, वहाँ पे हमें हीटिंग डिज़ायरेबल है, हमें हीटिंग चाहिए वहाँ पे। तो और हीट किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस जितना ज़्यादा करंट आ रहा है, जितना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस हो, है ना, इन सब चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हीटिंग और इफेक्ट ऑफ करंट इज़ यूटिलाइज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेस सच एज आयरन, केटल, टोस्टर, ओवन, रूम हीटर, वाटर हीटर, इन सब में हमें हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है। और इनको कैसे कराओगे भैया, आपके घर में जितने करंट आ रहा है वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दो ही तरह की सॉकेट लगी होती हैं, एक में 5 एम्पियर का आता है और एक में 15 एम्पियर का आता है, जिसे आप पावर प्लग कहते हो, उसमें 15 एम्पियर का करंट आता है, एक में 5 एम्पियर का आता है। करंट नहीं आप चेंज कर सकते भैया, टाइम भी आपके पास लिमिटेड ही है, कितने टाइम के लिए चलाओगे, ये तो है नहीं कि सुबह से शाम तक रखोगे, ठीक है, प्रेस को चला के फिर शाम को आप प्रेस करना स्टार्ट करोगे, ऐसा भी नहीं है। तो आपके पास क्या रहेगा, आप क्या बढ़ा सकते हो भैया, अगर मैं उसका जो वो प्रेस जिस चीज़ की बनी हुई है उस मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, है ना, तो हीट भी ज़्यादा आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना रेजिस्टेंस के। तो ऐसे वायर से अगर वो बना हुआ हो कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो उसको हीट भी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो जितने भी ये हीटिंग अप्लायंसेस होते हैं इनमें हाई रेजिस्टेंस की वायर लगी होती है, और वो जो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि वो नाइक्रोम की बनी होती है। क्लियर। ऐसे ही आपका बल्ब है, बल्ब को मैंने बोला था आप हाथ लगा के देखोगे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये, ठीक। तो ये भी एक हाई रेजिस्टेंस का ही बना होता है, जहाँ पे भी आपको हीटिंग चाहिए वहाँ पे आपको हाई रेजिस्टेंस तो करना ही करना पड़ेगा। और ये बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका आपका मेल्टिंग पॉइंट कमेंट करके लिखना कितने इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके। नेक्स्ट देखो, फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ में भी आपका हीटिंग अप्लायंस चाहिए होता है। फ्यूज़ में क्यों चाहिए होता है, अगर मान लो पीछे से ज़्यादा करंट आ गया तो हो सकता है आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे वो क्या हो जाता है, जैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। और मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट जैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, एक लिमिट से जैसे ही ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ये वायर बीच में से टूट जाएगी, और वायर टूटते ही आपका आगे का सर्किट पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका आगे का सर्किट पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसमें आपका डोमेस्टिक अप्लायंसेस करके एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, उसमें आपको और डिटेल में ये समझ आएगा। तो अभी के लिए याद रखना, जो फ्यूज़ वायर होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है, पतली होती है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर की होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों कराए भैया, हीटिंग चाहिए। क्यों चाहिए, हीटिंग ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा आ गया, हीट प्रोड्यूस होगी, तो अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस से वो मेल्ट हो जाएगा, वायर ब्रेक हो जाएगी, आपका आगे का सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो मान लो अगर ज़्यादा करंट भी आ गया तो आपके घर के जो अप्लायंसेज हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ओके। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, देखो कोई भी पावर होती है वो क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता है, टाइम का, तो टाइम ही है भैया, कितने टाइम के लिए हुआ। जैसे वर्क डन क्या होता है, VIT, टाइम से टाइम कटा, पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू आई, तो वोल्टेज इंटू करंट। या आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो वोल्टेज और करंट दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म में आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो,
तो सिंपल है, ये फॉर्मूले आपस में कैसे आए हैं, किसी में वी की वैल्यू पुट कर दिया आई आर, किसी में आई की वैल्यू पुट कर दिया वी बाई आर, यहाँ से ये सब फॉर्मूले आए हैं। और लास्ट है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, देखो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट ने वर्क डन किया वही आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितनी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई। मान लो आपके घर में मीटर लगा हुआ ना, तो वो मीटर में आपका यूनिट का बिल आता होगा, तो वही तो होती है, ठीक है। कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की है वो आप कैसे निकालते हो, आप ऐसे ही निकालते हो। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट, देखो पावर होती है W/T, वर्क डन जितना इलेक्ट्रिक करंट ने किया वही क्या होगी, आपकी एनर्जी होगी। तो ई का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो मीन्स आपका कोई भी अप्लायंस कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, वो आप निकाल सकते हो। हर एक अप्लायंस के ऊपर उसकी पावर रेटिंग लगी होती है। जैसे आपकी जो CFLs यूज़ कर रहे हो या LEDs यूज़ कर रहे हो, वो कोई 9 वोल्ट की होगी, कोई 15 वोट की होगी, है ना, ऐसे लिखा होगा 15 वोट होगा, 9 वोट होगा, और उसको आप कितने टाइम के लिए चला रहे हो, ठीक है। उन दोनों को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ से आपकी एनर्जी की कंजप्शन आ जाएगी, ठीक। तो वहाँ से आपकी एनर्जी की कंजप्शन आ जाएगी। और यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, वाट आर। और देखो ये तो ऐसा यूनिट होगी। कमर्शियल की अगर हम बात करें, कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आर, ठीक है। एक काम करना, अपने पापा से पूछना आज जाके कि हमारा जो मीटर लगा हुआ है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, वो कितने किलो वाट आर का लगा हुआ है। 1 किलो वाट आर का मतलब होता है 36 लाख जूल्स, ठीक है, 36 लाख जूल, या फिर इसको आप लिखते हो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, ठीक। क्लियर है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो यही तक था आपका। आप घर के अप्लाइंसेस की चेक कर सकते हो, कौन सा अप्लाइंस आपकी कितनी बिजली कंज्यूम करता है, और आपका उसी हिसाब से आपका क्या आता है, बिल भी आता है, ठीक है, उसी हिसाब से आपका बिल भी आता है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट लेक्चर। यहीं पे आपका लेक्चर क्या होता है, ख़त्म होता है। इसके जाके थ्योरी आपकी रिवाइज हो चुकी है। क्वेश्चंस लगाइए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।